कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Delta Academy by Ranjan Sir. को और करे अपने SSC JE and all state AE JE exams का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है एसएससी जेईई के क्रैश कोर्स का, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आई बिलीव कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, मस्त से प्रॉपर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। जैसे वो वीडियोस को एकदम शॉर्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, आज भी इस टॉपिक को भी हम लोग एकदम शॉर्टली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन विद द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम में अगेन एक बहुत ही बढ़िया सा थ्योरम। इससे पहले आप लोगों ने नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम पढ़ा था, अब आप सुपरपोजिशन थ्योरम देख रहे हैं। तो आपके माइंड में जरूर से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा कि सर सुपरपोजिशन थ्योरम और नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम में क्या अंतर है, यानी कि थेवेनिन नॉर्टन जो इससे पहले पढ़ा हुआ था वो और सुपरपोजिशन, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। थेवेनिन नॉर्टन में तो हमको समझ में आ गया था फंडामेंटल कि वहाँ पर आपकी किसी भी गिवन सर्किट को आप सिंप्लीफाई कर रहे थे इनटू अ लेस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, है ना। एक सिंपल से नेटवर्क के फॉर्म में आप उसको रिजॉल्व कर सकते थे, ये उसकी खासियत थी जो उसको केवीएल केसीएल से अलग बनाती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अब एसपीटी जो है वो क्या चीज़ बताता है आपको। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास, इसको नोट मत करिएगा, जस्ट आपके ऐसे रफ वर्क के लिए समझने के लिए। लेट अस से कि आपके पास एक ऐसा कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है और एक करंट सोर्स जो है वो इस जगह पर लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ अलग अलग सेक्शंस पर कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग। ठीक, और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रख लेते हैं। दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम, ये 1 ओम है, दिस इज ऑल्सो 1 ओम, ये वाला 4 ओम का है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है और एक जगह यहाँ करंट सोर्स लिखी हुई है। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारे पास 10 वोल्ट्स का है, दिस वोल्टेज सोर्स इज 1 वोल्ट, और ये जो करंट सोर्स है ये है 5 एम्पियर की करंट सोर्स। ठीक, अब लेट अस सपोज कि आपको इस सवाल के अंदर इस ब्रांच से कितनी करंट जा रही है वो पूछ लेता है। आपको ये करंट की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस ब्रांच में पूछता है। ठीक है, और आपको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं बोला कि सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एनी ऑफ द नेटवर्क रिडक्शन मेथड्स, कोई भी नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अगर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड आई डैश, ठीक है, बस इतना लिखा है, आई डैश की वैल्यू बस फाइंड करके बताइए। तो आप फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को, इसकी डेटा जो है इसको चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, 6 ओम बना देता हूँ। ठीक है, तो अब आप इस पूरे नेटवर्क को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आसान हो जाएगा। इधर का जो पोर्शन है यहाँ की करंट ऑलरेडी नोन है, तो इस ब्रांच की करंट निकालना कोई बहुत बड़ा डील नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, हो सकता है आपने करंट की कोई वैल्यू निकाल भी ली हो अभी तक, हो सकता है कि करंट की कोई वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी अभी। ठीक है, स्टिल एक प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है, करंट की जो भी वैल्यू आपने निकाला, मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपके करंट की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर्स। ये फिक्स डेटा नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया है। तो मान लेता हूं मैं कि ये आई डैश की वैल्यू मुझे 2.5 एम्पियर मिल गई। ओके गुड, इस आई डैश की वैल्यू में इस 10 वोल्ट के सोर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये केवीएल से पता चला या नहीं चला, ये बताइए। केवीएल लगा लिया आपने, केसीएल लगा लिया, चलो वो भी छोड़ो, थेवेनिन नॉर्टन भी पढ़ लिया अब तो। ठीक है, तो थेवेनिन और नॉर्टन से अगर आपने अप्लाई भी कर दिया तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लोड के अक्रॉस, लोड के थ्रू कितनी करंट जा रही है वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, पूरी सर्किट का रिजॉल्व करके आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि जो 2.5 एम्पियर का करंट आया है, इसमें से 10 वोल्ट से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, 1 वोल्ट ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, और ये 5 एम्पियर ने यहाँ कितना करंट कॉन्ट्रीब्यूट किया, कुछ तो पार्ट्स होंगे ना। कि भाई जब 10 वोल्ट का सोर्स जो सप्लाई दे रहा है उससे हमको हो सकता है कि 1.19 एम्पियर मिल रहा होगा या 1.2 एम्पियर मिल रहा होगा। ये 1 वोल्ट से हो सकता है कि हमको 0.13 एम्पियर मिल रहा होगा, या 5 एम्पियर से हो सकता है कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ हिस्सा आ रहा होगा इससे। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि एक एक सोर्स जो है उसने कितना परफॉर्म किया, हर सोर्स से कितना इनपुट यहाँ पे मिला, सो दैट कि फाइनली हमको 2.5 एम्पियर मिला। क्या ये बात आपको थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, केवीएल, केसीएल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से किसी से भी पता चलता हो तो बताइए। इनमें से किसी से भी नहीं पता चलता है। बेसिकली देखा जाए तो इनमें से किसी भी लॉ से, किसी भी थ्योरम से ये चीज़ नहीं क्लियर होती कि एक एक इंडिविजुअल सोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उस आउटपुट में, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, है ना, करंट और वोल्टेज में से कोई भी चीज़ हो। ठीक, अभी पावर की बात नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको जब इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ पे। तो ये वाला फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इस चीज के बारे में आपको बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग वो लीनियरिटी के फंडामेंटल पे, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी के फंडामेंटल को वो फॉलो करता है, जिसके हिसाब से कि आपके एक एक सोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप इंडिविजुअली पहले फाइंड कर लीजिए कि इस सोर्स से कितना करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, जो भी पूछा है सवाल में, इस वाले सोर्स से कितना इनपुट आ रहा है, इस सोर्स से कितना इनपुट आ रहा है। तो जितने नंबर ऑफ सोर्स उतने अलग अलग एनालिसिस, सेपरेट एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। तो आपके सर्किट में अगर 5 सोर्स लगे होंगे तो 5 एनालिसिस कंडक्ट करेंगे, 3 सोर्स लगे होंगे तो 3 ही एनालिसिस करना होगा आपको। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने नंबर ऑफ सोर्सेस उतनी बार आपको वो एनालिसिस कंडक्ट करना है, कंसिडरिंग 1 सोर्स एट अ टाइम। एक बार में एक ही सोर्स को कंसिडर करना है। तो फिर सर बाकी सोर्सेज का क्या करेंगे? तो भाई ये जो 2 रिमेनिंग सोर्सेज रहेंगे, अगर सपोज कर लीजिए आपने लिखा कि आई एम कंसिडरिंग द 10 वोल्ट सोर्स टू बी वर्किंग अलोन इन दिस सर्किट, तो बाय दैट टाइम आपके ये 1 वोल्ट और 5 एम्पियर का क्या होगा? तो ये लोग रिप्लेस हो जाएंगे बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। आप मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि मेरा एक ही सोर्स एक्टिव है, एक ही सोर्स ऑन है इस समय, और बाकी के दोनों सोर्सेज जो हैं वो रिप्लेस हो गए अपने इंटरनल इम्पीडेंस से। अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो जो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, करंट, वोल्टेज, जो भी पूछा हो क्वेश्चन में, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्योरली ड्यू टू दिस सोर्स, ठीक है। सेकंड केस में आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मैं सोचता हूँ कि 1 वोल्ट से काम कराया जाए, बाकी सबको बंद कर देते हैं, तो बाकी सब सोर्सेज को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। डीएक्टिवेट करने का मतलब है उनको उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। ऐसा करने के बाद फिर से आप ये करंट निकालिए, ऐसा ही तीसरे सोर्स के लिए भी आप ये चीज़ करिए। तो आपके पास इस करंट की 3 वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के अंदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 सोर्सेज हैं, तो मेरे पास उस आंसर की भी 3 वैल्यूज होंगी। अब तीनों वैल्यूज का अलजेब्रिक सम करिए, टोटल आंसर आपको मिल जाएगा कि जब सारे सोर्सेज एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या आंसर है, सारे सोर्सेज इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो भी उससे क्या वैल्यूज है, ये आपको बताता है सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए अब इसका स्टेटमेंट जो है उसको समझते हैं। तो ये तो था सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने का एक तरीका। अब इसके स्टेटमेंट पर आते हैं और आपको मैं रीजन बताता हूँ कि मैंने क्यों बोला पावर के कैलकुलेशन को इससे दूर रखिएगा, क्यों। चलिए नेक्स्ट इज आवर सुपरपोजिशन, नेक्स्ट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। बहुत ही सिंपल सा आसान सा थ्योरम है। एग्जामिनेशन में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे आते हैं, थेवेनिन नॉर्टन की तुलना में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। इसमें एक बेसिक सा फंडामेंटल उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा ये किसके ऊपर बेस करता है। ये बेस करता है फंडामेंटल ऑफ लीनियरिटी के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ लीनियरिटी के ऊपर। और मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन के समय भी बताया था कि अगर कोई एलिमेंट लीनियरिटी के फंडा पे काम करता है तो 2 चीज़ें ऑटोमेटिकली वो फॉलो कर रहा होगा। मतलब वो होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा होगा और एडिटिविटी को फॉलो कर रहा होगा। एडिटिविटी मतलब बाय डिफॉल्ट 2 फंडामेंटल ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। इसका उल्टा तरीका भी है डिफाइन करने का कि अगर कोई भी सर्किट, कोई भी सिस्टम अगर होमोजीनियस है या होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है या एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है तो अपने आप ही वो लीनियरिटी को फॉलो करेगा और अपने आप ही वो सुपरपोजिशन को फॉलो करने लग जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सुपरपोजिशन का थ्योरम ही बेस करता है लीनियरिटी के फंडामेंटल पे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे एग्जामिनेशन में। दूसरा चीज, अगर ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है तो आप देखेंगे कि अगर आप पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो पावर का कैलकुलेशन ऐसे होता है v²/r, या फिर आप लिखते हैं पावर इज इक्वल टू सर I²R। दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि ना v के साथ ना i के साथ किसी के भी साथ पावर के लीनियर रिलेशन नहीं है। स्क्वायर के फॉर्म में पावर का रिलेशन आपको दिखेगा यहाँ पर। अगर स्क्वायर के फॉर्म में रिलेशन एक्सप्रेस्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर कंडीशन है, नॉन लीनियर कंडीशन है। और नॉन लीनियर कंडीशन पे एसपीटी नहीं काम करता है। सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर कंडीशंस के लिए नहीं यूज होता है। तो इसीलिए जो फंडामेंटल जो तरीका मैंने आपको बताया कि एक एक सोर्स को एक एक बार कंसीडर करना है, हर सोर्स की वजह से कितना आउटपुट आ रहा है वो बताना है और लास्ट में सबका अलजेब्रिक सम करना है, ये सेम चीज पावर के लिए नहीं कर सकते हैं आप। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उससे पावर कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि पावर की लीनियर रिलेशनशिप नहीं आती वोल्टेज और करंट से किसी भी केसेस में। तो इसीलिए एसपीटी पावर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ वोल्टेज करंट का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। हाँ, इसके कुछ तरीके होते हैं जिसके हेल्प से आप पावर तक पहुंच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्टली इस मेथड का यूज करके, बट डायरेक्टली एसपीटी यूज करके पावर कैलकुलेशन नहीं होता इससे, ठीक है। तीसरा चीज, एप्लीकेबल कहाँ पे है? किसी भी लीनियर, बाइलैटरल, लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर ये एप्लीकेबल है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, विथ मोर देन
वन एक्टिव सोर्स, विथ मोर देन वन एक्टिव सोर्स, ऐसा कोई सर्किट है तो उस पर एसपीटी लगा सकते हैं। मेथड आपको मैंने बताया हुआ है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप इस मेथड को। तो ये 3-4 कंडीशन है, ये ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपको एसएससी के पेपर में एमसीक्यू में दिखाई दे सकता है 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन। सीबीटी 1 में भी दिख सकता है, सीबीटी 2 में भी दिख सकता है। सीबीटी 2 में ज़्यादातर चांसेस होंगे कि न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। सीबीटी 2 में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट सीबीटी 1 में तो आपको ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर से दिखते हैं। तो कभी आपको होमोजेनिटी के फॉर्म में पूछ लेगा, कभी लीनियरिटी के फॉर्म में पूछ लेगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है जिसमें सुपरपोजिशन के क्वेश्चन जो है वो आते हैं बस, ठीक है। तो हमको फंडामेंटल अगर अच्छे से क्लियर है तो बना लेंगे वहाँ सवाल। चलिए लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक। इस सर्किट में यहाँ एक करंट सोर्स है, इस जगह पर एक ऐसा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, एक 5 एम्पियर की सोर्स है यहाँ पर करंट की, और इस तरफ में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, ठीक है। दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का है, ये 5 वोल्ट का है, और ये अगेन 2 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई डैश। इस सर्किट में यहाँ से आई डैश की वैल्यू पूछा हुआ है बाय यूजिंग एसपीटी। अगेन फाइंड आई डैश यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। आई डैश की वैल्यू एसपीटी यूज करके कैसे बताएंगे? अगेन मेरा फिर से वही सेम चीज़ रहेगा आप लोगों के लिए बोलना कि अगर सपोज कर लो कि पेपर 1 का क्वेश्चन आप बना रहे हो, एसपीटी से सॉल्व करने क्वेश्चन में बोल रहा है, आई डैश की वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो पेपर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसपीटी से बनाओ, किसी भी मेथड से बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि सर्किट में जिस मेथड से सॉल्व करना ईजी रहेगा आप उससे बनाए। आपको लगता है कि अगर यहाँ सर केसीएल लगा के ज़्यादा आसानी से बना सकते थे तो केसीएल लगा दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। बट फिलहाल हम लोग एसपीटी सीख रहे हैं, इसलिए हमको एसपीटी ही लगाना यहाँ पर कंपलसरी लगेगा, ठीक है, कि हम लोग जानबूझ के इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एसपीटी का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। एग्जाम में ऐसा कंपलसरी नहीं है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू पेपर्स में इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप अपनी मर्जी के कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो भी ईजी रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग, किसी भी एक सोर्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे पास सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेस है, 2 सोर्स है, ठीक है। तो टेकिंग 5 वोल्ट सोर्स, पहला केस मैं अज्यूम करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक सोर्स को कंसिडर करूंगा कि ये एक्टिव है, जबकि दूसरे सोर्स को मैं कंसिडर करूंगा कि उसको मैं डीएक्टिवेट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस, इसमें से इस 5 एम्पियर के सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए ये 5 एम्पियर का सोर्स है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ विथ अ ओपन सर्किट ब्रांच। करंट सोर्स है इसलिए ओपन सर्किट, ऐसे। बाकी जैसी भी सर्किट है एज इट इज रहने दीजिए, जो चीज पूछा हुआ है उसको, उसके साइन को भी वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तभी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में क्या पूछा है। अब इसके आगे एनालिसिस कैसे करें? अब एनालिसिस करने के लिए आप फ्री हैं, आपको लगता है कि सीडीआर से सॉल्व कर सकते हैं, वीडीआर से बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए आप, ठीक है। चलिए एनालिसिस करके मैं करंट, देखिए इस ब्रांच में तो कुछ नहीं जा रहा है, कोई मैच है नहीं, तो करंट में सीधे सीधे लिखता हूँ आई डैश इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना है हमारे पास 5, आर की वैल्यू कितनी है 2 and 2 4 and 1 5, तो दिस करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। तो मैं सीधे, मुझे मिल गया आई डैश की वैल्यू 1 एम्पियर, बगल में लिख देता हूँ ड्यू टू द 5 वोल्ट सोर्स। जब 5 वोल्ट का सोर्स अकेले काम करेगा तो उस कंडीशन में इतनी करंट बनेगी उस ब्रांच में, कितनी? 1 एम्पियर की। इस ब्रांच में 1 एम्पियर की करंट जाएगी, वहां की ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, डिस्कनेक्टेड है वो, ठीक है। सेकंड केस, केस 2, केस नंबर 2 पे देखिए अब क्या करना है। अब आपको कंसिडर करना है अगला सोर्स, कंसिडरिंग नेक्स्ट सोर्स कितने का, ये भी 5 एम्पियर का है ना, ओके। कंसिडरिंग द 5 एम्पियर सोर्स। अब मेरी सर्किट में एक ही सोर्स दिखना चाहिए 5 एम्पियर का, तो दूसरे वाले को क्या करोगे आप? रिप्लेस करोगे बाय इट्स इंटरनल इंपीडेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को हटाना है हमको, और किससे रिप्लेस करना है इसको? शॉर्ट सर्किट से, ऐसे। अब ये सर्किट आपके सामने है, इसमें से आपको करंट की वैल्यू बतानी है। अगर मैं मैश एनालिसिस कर दूं तो यहाँ की करंट तो वैसे भी 5 एम्पियर हो ही गई, ये 5 एम्पियर है, बस मुझे इस मैश की करंट देखनी है, ठीक है। मैश 1 मान लो इसको। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा -5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, सिंपली केवीएल लगा दिया मैंने यहाँ पे। केवीएल लगाने के बाद मुझे दिखता है कि ऑलरेडी यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। इसको मैं पुट कर दूं तो ये 10 बन जाएगा।
सो -5 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल्स टू -10 और I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये जिसको मैंने I1 लिया इसकी वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, जिसको I2 लिया उसकी वैल्यू 5 एम्पियर है। अब देखिए आपको I डैश किस डायरेक्शन में पूछा है, डाउनवर्ड पूछा है, जो कि I1 से सिमेट्रिकल है। तो I डैश की एक और वैल्यू आप निकालोगे I1 माइनस I2 लिख के। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि I1 ग्रेटर है कि I2 ग्रेटर है। आपको जब क्वेश्चन में डायरेक्शन स्पेसिफिक केस दिया हुआ है तो आप भी डायरेक्शन स्पेसिफिक कैलकुलेशन ही करिएगा। तो आप यहां से लिखेंगे 2 - 5, सो दिस वैल्यू इज -3 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई आपके पास I डैश की। दूसरा एनालिसिस डबल डैश में नीचे लिख सकते हो आप चाहो तो। दिस इज ड्यू टू द 5 एम्पियर सोर्स, जब 5 एम्पियर का सोर्स अकेले काम कर रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल I डैश कैसे निकलेगा। I डैश टोटल इज इक्वल टू I डैश 1 प्लस I डैश 2, दोनों का सम। तो I डैश 1 कितना आया था हमारे पास फर्स्ट केस में, 1 एम्पियर आया था। ठीक है, तो इसको लिखिए आप 1 प्लस ऑफ -3 ऐसा। तो दिस वैल्यू इज -2 एम्पियर। ये हमारा फाइनल I डैश आया जब सभी सोर्सेस मिल करके एक साथ काम कर रही हैं, तो उस केस का। सो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम ये क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिसिस मैंने इसके अंदर दिखाया, एक बार जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए 3 स्टेप पे मैंने इसको सॉल्व कराया। यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेस कितने थे, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक स्टेप पर लिखा कि हमारा नॉर्मली I डैश करंट जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, हमारे पास दिखे कि एक से ज़्यादा सोर्स है, 2 सोर्सेज है, तो एक बार में किसी भी एक सोर्स को कंसिडर करना है। जरूरी नहीं है, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप पहली बार में 5 एम्पियर कंसिडर कर लें, सो इट इज़ गुड। ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि नहीं आपको इसी को पहले कंसिडर करना है। तो आपने एक सोर्स को कंसिडर कर लिया एक बार में, बाकी सोर्सेज को रिप्लेस कर दिया बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। अब उसके बाद आप एनालिसिस करके जो क्वांटिटी पूछा है सर्किट में उसको फाइंड कर लीजिए। अगर वो क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर लिया तो ध्यान रखिएगा वो जो आंसर आया वो ड्यू टू 1 सोर्स आया। अब यही चीज़ को रिपीट करना है आपको बाकी सोर्सेज के लिए। क्या इसमें ज़रूरी है कि एक मेथड अगर एक सोर्स के लिए लगाया तो वही मेथड बाकी सोर्स के लिए भी लगाएं? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। मैंने इस हिस्से को ओम्स से सॉल्व कर दिया। जब मैंने दूसरा सोर्स यूज़ किया तो आप देखे होंगे मैंने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, KVL। इसको मैंने KVL से सॉल्व कर लिया यहाँ से। आप चाहते तो KCL से बना सकते थे, अपने ऊपर है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करना है, अंदर का मेथड कुछ भी हो सकता है, बाहर आपको एट द एंड SPT से ही सिंप्लीफाई करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और किसी मेथड से ऐसा मैटर नहीं करता है। चलिए और एक क्वेश्चन देते हैं, एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर। चलिए लेट अस से कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई सर्किट है, इस टाइप की कोई सर्किट है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स इधर गिवन है, आपको यहाँ पर इस जगह पे एक करंट सोर्स गिवन है। ये करंट की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड्स और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ऐसा बना हुआ है। इधर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए इस केस पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर 5 ओम्स। ये वाला रेजिस्टेंस ये भी 5 ओम्स का है, ये 2 ओम्स का है, ये 10 एम्पियर का सोर्स। अगेन ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट का सोर्स है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोलता है किसी एक पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने को। ठीक है, और इधर प्लस लिखा है, इधर माइनस लिखा है। V डैश आपको फाइंड करना है थ्रू दिस 5 ओम का सेक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग SPT। क्वेश्चन लिखा हुआ है बाय या फाइंड V डैश यूजिंग SPT। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग भी मेरे साथ साथ। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। सोर्स तो 2 ही दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, तो इन दोनों सोर्सेस के हेल्प से हमको V डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, डायरेक्शन में प्लस माइनस सारी चीज़ें जो है वो गिवन है। चलिए लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेस को रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, सर्किट को छोटा कर देते हैं, अब सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो अभी सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसी भी एक सोर्स से शुरू करिए रैंडमली। तो टेकिंग 10 एम्पियर सोर्स, टेकिंग द 10 एम्पियर सोर्स, तो मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। अब जो सर्किट बच गई आपके पास उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? अगर KVL लगाने जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? सोचिए, आपको यहाँ पे सुपर मेश का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऐसी करंट सोर्स 2
अलग अलग मैश के इनर लूप के अंदर आ गई, इनर ब्रांच के अंदर आई है, तो वैसे केस में अवॉइड करिए कि आपको सुपर मैश पे जाना पड़े। अगर जाना पड़ गया तो बना सकते हैं, अदर देन दैट कोशिश करिए कि ना बनाना पड़े ऐसा। अब देखिए यहाँ पे केसीएल अगर लगाएं तो कुछ बात बनेगी क्या? केसीएल लगाएं तो ये मेरे पास वी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर मैं वी ए लिख सकता हूँ। अगर हाँ यहाँ वी ए लिख सकता हूँ तो आई कैन से कि इक्वेशन बनेगी मेरे पास वी ए बाई 10 प्लस 10 प्लस वी ए बाई 3 इक्वल टू 0। बन सकता है ऐसा, 10 इधर, वी ए बाई 10 इधर और वी ए बाई 3 इधर। तो 10 3 30 है मेरे पास एलसीएम, मैं लिखूंगा 3 वी ए प्लस 30 इंटू 10 दैट इज 300 प्लस 10 वी ए इक्वल्स टू 0। इधर भेज तो 0 हो जाएगा ये। 10 और 3 13 वी ए इज इक्वल्स टू माइनस 300 और वी ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 300 डिवाइडेड बाई 13। इतना वोल्ट्स वी ए आ गया। ठीक, अब मुझे सपोज कर लो यहाँ का वोल्टेज बताना है आपको, है यहाँ का अगर वोल्टेज बताना है, इस जगह पे वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई माइनस 300/13। इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे उधर का वोल्टेज मिल जाएगा। आधा आधा दोनों में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सिंपली मैं इसका 1/2 कर दूंगा। देखो इसी को मैं लिखूंगा माइनस 300/13 इंटू 1/2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 150 डिवाइडेड बाई 13। इतना वोल्टेज जो है ये मेरा एक केस का आंसर आएगा। लेकिन अगर हो सकता है आपको इस पॉइंट पे समझ में ना आए कि ये मैंने कैसे सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको पूरा और स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ इसके अंदर। देखिएगा यहाँ का अगर वोल्टेज इतना आ गया तो मुझे यहाँ की पहले करंट निकालनी पड़ेगी, उस करंट के हेल्प से फिर वी डैश निकलेगा। तो करंट के लिए मैं लिखूंगा आई डैश इज इक्वल्स टू वी ए बाई 10। हाँ, वी ए बाई 10। तो वी ए कितना है मेरे पास 300 है डिवाइड बाई 13 माइनस में इंटू 1/10। ऐसा कर सकते हैं, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 30/13। इतनी एम्पियर की करंट जा रही है। अब ये करंट मल्टीप्लाई हो रही है किससे? 5 ओम के रेजिस्टेंस से। तो मेरे पास वी डैश की वैल्यू आएगी माइनस 30/13 इंटू 5। तो 3 5 15, यह आ जाएगा माइनस 150 डिवाइड बाई 13 वोल्ट्स। एक और चीज़ लास्ट में आखिरी में बता देता हूँ, एक और चीज़ कि हमने वी ए से करंट आउटगोइंग कंसिडर किया है, इसके हिसाब से ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेरी करंट आ रही है या जो वोल्टेज आ रहा है उसमें मुझे ये डेटा ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो हमको पोलैरिटी में यहाँ पे प्लस बोला है और इस जगह पे माइनस बोला है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो भी आंसर मिला उसका साइन रिवर्स करके मुझे लिखना पड़ेगा, तब जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली आई विल राइट कि वी डैश की वैल्यू जो है वो प्लस 150 डिवाइड बाई 13। ये वाला पार्ट क्रूशियल है, इसको ध्यान से देख के करिएगा। अब इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू द 10 एम्पियर सोर्स। जब 10 एम्पियर का सोर्स अकेला काम करेगा तब ये सिचुएशन अराइज हो रही है। इसको आप डेसिमल में ला सकते हैं, मैं अभी फ्रैक्शन पे ही कर रहा हूँ, कैलसी मुझे भी आसपास दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पार्ट। अब अगले केस में आपको 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर करना है। ठीक है, बाकी सारे सोर्सेस को हटाना है। देखिए सेकंड कंडीशन, केस 2 दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, कंसिडरिंग द 10 वोल्ट सोर्स। 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर कर लेते हैं जरा। तो करंट सोर्स का क्या करेंगे? इसको ओपन सर्किट। ये देखिए, अब ये जो करंट सोर्स रहेगी इसको आपको ओपन सर्किट करना रहेगा ऐसे। करंट सोर्स ओपन हो गई तो फिर इस ब्रांच का कुछ मतलब बनता नहीं है। ठीक है, और वीडीआर से आप यहाँ का वोल्टेज बता सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक ही मैश है। तो वहाँ का वोल्टेज सीधे वीडीआर से बताता हूँ मैं, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए तो आप लिखेंगे वी डैश इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन का ध्यान दीजिएगा, इधर से करंट आ रही है हमारे हिसाब से, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में ठीक उल्टा पूछा है, तो अभी फिलहाल जैसा आ रहा है पहले वैसा निकाल लेते हैं, आखिरी में उसका साइन रिवर्स कर देंगे। तो वी डैश इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज दैट इज 10 इनटू जहाँ का वोल्टेज फाइंड करे उसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस 5 5 10 एंड 3 13 ऐसा। सो दिस इज 50/13 और माइनस 50/13। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि माइनस साइन क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमको क्वेश्चन में पूछा है उसका डायरेक्शन उल्टा है और जो इससे आ रहा है उसका डायरेक्शन कुछ और है। तो साइन रिवर्स करके मैंने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में रख दिया, ताकि दोनों के दोनों जो वी डैश आए मेरे पास वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, ताकि मुझे उसको ऐड करने में आसानी हो। अब फाइनली मैं लिखूंगा वी डैश टोटल, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना है 150/13, 150 डिवाइड बाई 13। बीच में प्लस का साइन आना चाहिए था लेकिन इसकी वजह से माइनस साइन आएगा, 50/13। दिस डेटा इज इक्वल टू 100/13।
वोल्ट्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, बाय यूजिंग द एसपीटी। किसी को भी एसपीटी डिफिकल्ट लगेगा तो बताइएगा, एसपीटी में कुछ ऐसा डिफिकल्ट वाला सीन है नहीं, लेंदी लग सकता है, डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको एसपीटी, ये इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, इतने बड़े भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इससे भी इनफैक्ट छोटे ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, लेकिन एसपीटी कई बार बहुत हेल्पफुल साबित होगा जब आपको कभी क्वेश्चंस गिवन रहेंगे और क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से या इस सोर्स की वजह से कितना करंट कितना वोल्टेज जा रहा है वहाँ पर, वो पता लगाओ। तो ऐसे केस में एसपीटी लगाना सबसे स्मार्टनेस वाला काम होगा। ऐसे केस में आप सीडीआर या केवीएल केसीएल की तरफ मत जाइए, आप सीधे डायरेक्टली सुपरपोजिशन थ्योरम ही अप्लाई करिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लें सर्किट में आपको 4-5 अलग अलग सोर्सेज दिए हुए हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना लेंदी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सपोज कर लीजिए उसके अंदर बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट ड्यू टू 10 वोल्ट सर्किट प्रेजेंट, 10 वोल्ट सोर्स प्रेजेंट इन द सर्किट। तो क्वेश्चन इजी हो गया, आपको बाकी सोर्सेज के लिए सॉल्व ही नहीं करना है, आपको जिसके लिए बोला हुआ है उसी सोर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक ही एनालिसिस हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो उसी का इफेक्ट आपको पूछा कि उसकी वजह से यहाँ कितना वोल्टेज करंट मिल रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है एग्जामिनेशन में, बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब होमवर्क क्वेश्चन का टाइम, अब आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, तो चलिए मैं बताता हूँ, सर्किट का क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा आपको। लिखा हुआ इन द सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर, अगर एक करंट सोर्स का इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो बाकी के करंट सोर्स का क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है उसकी, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है मतलब किससे रिप्लेस करेंगे उसको, ओपन सर्किट ब्रांच से रिप्लेस करेंगे ना, तो ओपनड, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा उसके हिसाब से दिस इज गुड, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। फ्रैक्शन में डेटा आपको गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स में चेक कर लूंगा, एक दिन के अंदर अंदर विदिन 24 आवर्स में आपका कमेंट जरूर से चेक करूंगा, और आपने जो आंसर किया होगा उसकी वैलिडेशन मैं आपको कमेंट सेक्शन पे बताऊंगा, ठीक है, कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में बोलता है इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ I1 प्लस B टाइम्स ऑफ I2 प्लस C टाइम्स ऑफ V, ठीक। द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C आर रेस्पेक्टिवली हाउ मच, आपको करंट पूछा है थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको करंट I जो है यहाँ लिख करके दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज I1, दिस इज I2, यहाँ पर है I, इधर पे लिखा हुआ है V। अब आपको बोलता है कि I1, I2 और V की वैल्यू जो होगी इस कॉन्स्टेंट्स के टर्म में अगर हमारे पास इस तरीके से आती है कि करंट I जो है टोटल A टाइम्स ऑफ I1 है, B भी कोई कांस्टेंट है इंटू I2 और C भी कोई कांस्टेंट है इंटू V, तो उसका मतलब A, B और C की वैल्यू कैसे होगी, कितनी होनी चाहिए। ये भी पूरा क्वेश्चन एसपीटी का ही सवाल है, बट इसमें एकदम प्रॉपरली आपको देख के सॉल्व करना होगा, बहुत कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, आपको ये डेटा पूरा का पूरा गिवन है, इसको देख के प्रॉपर एकदम सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको मैं करेक्ट आंसर अगर बताऊं, चलो ठीक है, करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, चलो मैं आपको चॉइस दे देता हूं, सी और डी ऑप्शन दोनों गलत है इसके अंदर, अब करेक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि इसमें क्या आंसर आता हुआ आपको दिखता है, और एक और चीज़ देख लीजिएगा कि अगर ये दोनों में से आंसर करना है तो जो जो वैल्यूज डिफरेंट है, जो भी वैल्यूज अलग अलग है, वो आप समझ सकते हैं कि उसी के बेसिस पे आंसर मिलेगा आपको। तो कोई भी एक चीज़, जैसे यहाँ पर आपको B टाइम्स ऑफ I2 पूछा, मान लीजिए यहाँ से I2 की वैल्यू आप बता देंगे तो उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा वाला सही है, ये दोनों तो सेम ही है वैसे भी V की वैल्यू, ठीक है। तो वैसा स्मार्टली देख के सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ मिलते हैं और आपको न्यू थ्योरम जो है उसके बारे में बताऊंगा, और इसके साथ ही एक और चीज़ भी आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो डेल्टा अकेडमी का ऐप है वो प्रेजेंट है, उसमें टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। तो जो भी बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसएससी जेईई के लिए पढ़ रहे थे, अब वो आप लोग ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज दिलाना शुरू कर दीजिएगा। ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डेल्टा अकेडमी का ऐप, उस पर आपको प्रॉपरली टेस्ट सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी, अब सब्जेक्ट वाइज भी, और ऐसा मिक्स्ड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी होगी। आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, और साथ में फिर हम लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, नोट, स्टडी मटेरियल, 1-to-1 डिस्कशन, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स जो है, ये तो एसएससी जेईई का संग्राम बैच आप लोगों के लिए ऑनगोइंग है ही, और बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पर ये जो कोर्स है आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। एसएससी जेईई का ये संग्राम बैच जो है, इसके बारे में बता दूं आपको, लाइव क्लास के फॉर्म में पूरी क्लासेस चल रही है, प्लस रिकॉर्डेड रिप्ले आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल है पूरा, और इसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 550 प्लस आवर्स का कंटेंट रहेगा। अभी 2 सब्जेक्ट्स ऑनगोइंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेजरमेंट की क्लास दोनों चल रही है अभी, ठीक है। और ये कोर्स का ड्यूरेशन
कोर्स बेनिफिट्स की भी अगर मैं बात करूं तो ये जो कोर्स है अभी डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है ओनली एट 821 रुपीज़, जिसके अंदर एसएससी जेई के सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। कंप्लीट टेक्निकल की, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट टेक्निकल की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेक्निकल यानी कि पूरे 7 सब्जेक्ट्स इसके अंदर टेक्निकल के कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन एकदम शानदार लेवल पर आप लेकर के जाइए। रेगुलरली आपके लिए यहाँ पर एसएससी जेई की क्रैश कोर्स जो है वो चलती रहेगी, टॉपिक्स मैं आपको कराता रहूँगा। और इसके बाद जल्दी ही इवनिंग के ड्यूरेशन पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। तो एक जो हमारा आरंभ बैच था वो कंप्लीट हुआ अभी रिसेंटली, अब एक न्यू थिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, उसका जो भी प्लानिंग है मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है। डेल्टा अकेडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट वहाँ पर भी होगा, तो मजा आएगा आपको। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।